आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटेन संविधान में समिति प्रणाली। वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया और इसके साथ ही ये कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया। ऐसी स्थिति में संसद के साधारण बहुमत वाले सदस्यों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि उनके द्वारा अपने सीमित समय में सभी विषयों पर उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा सके। कानून निर्माण के कार्य में बुद्धि और कार्य की जटिलता की इस दोहरी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी देशों में समिति प्रणाली को अपनाया जाता है। विधेयकों पर विस्तृत और पूर्ण वाद विवाद का कार्य समितियों द्वारा कर लिया जाता है, जिससे सदन का बहुमूल्य समय बच जाता है और विचाराधीन विधेयकों पर बहुत अधिक अच्छे प्रकार से विचार करने का कार्य संपन्न हो जाता है। वर्तमान समय में तो विश्व के सभी देशों द्वारा समिति प्रणाली को अपना लिया गया है, लेकिन इस प्रणाली का प्रारंभ इंग्लैंड में ही हुआ। इसका उदय रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ, जब विधेयकों पर अच्छी प्रकार से विचार करने के लिए उन्हें प्रवर समितियों के पास भेज दिया जाता था। समिति प्रणाली को संगठित और व्यवस्थित रूप 1882 में प्रदान किया गया। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाने से राज्य के कार्य बढ़ जाने के कारण समिति प्रणाली का महत्व और भी बढ़ गया। समितियों के कार्य वर्तमान समय में व्यवस्थापन के क्षेत्र में समितियों के द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य किया जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों द्वारा इस धारणा को अपना लिया गया है कि वास्तविक व्यवस्थापन समितियां ही करती है, या इस क्षेत्र में समितियों का कार्य मुख्य व सदन का कार्य गौण है, लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है। इंग्लैंड में विधेयक के आधारभूत सिद्धांत निश्चित करने का कार्य सदन के द्वारा ही किया जाता है और समिति तो केवल विधेयक के प्रारूप में आवश्यक सुधार करने का कार्य ही करती है। समिति यदि विधेयक के मूल रूप से सहमत नहीं है तो भी उसके द्वारा विधेयक के जीवन का अंत नहीं किया जा सकता। वह अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक वापस सदन में भेजने के लिए बाध्य होती है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में भी अंतिम निर्णय सदन के द्वारा किया जाता है। सदन इन सिफारिशों पर विचार कर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार व्यवस्थापन कार्य में समितियों की स्थिति सदन के प्रति अधीनता की ही है। इस प्रकार समिति का कार्य विधेयक के संबंध में परामर्श देना ही है, निर्णय करना नहीं। समितियों के प्रकार ब्रिटेन में लोक सदन में 5 प्रकार की समितियां हैं, जिनमें से पहली है संपूर्ण सदन की समिति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस समिति में सदन के सभी सदस्य होते हैं, किंतु ये समिति सदन से अनेक बातों में भिन्न है। प्रथम, समिति की अध्यक्षता लोक सदन का अध्यक्ष नहीं करता, वरन समिति का अपना अलग अध्यक्ष होता है, जो कि प्रत्येक नवीन लोक सदन में नए सिरे से चुना जाता है। इसका चुनाव समिति स्वयं ही करती है और वह बहुमत दल का वरिष्ठ सदस्य होता है। दूसरा, संपूर्ण सदन की समिति का चेयरमैन स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठता, वरन क्लर्क के पास ही एक अन्य कुर्सी पर बैठ जाता है। अध्यक्ष की सत्ता का प्रतीक मेज पर से हटाकर नीचे रख दिया जाता है। तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में बैठता है तो सदन की प्रक्रिया के नियमों को लचीला कर दिया जाता है, जिससे कि संबंधित विषय पर सुविधा के साथ पूर्ण वाद विवाद किया जा सके। कोई भी सदस्य एक ही प्रश्न या विषय पर एक से अधिक बार बोल सकता है और समापन प्रस्ताव को अपनाकर वाद विवाद समाप्त नहीं किया जा सकता। 4, 5 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन 5 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 6 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 7 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 8 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 9 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 10 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 11 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 12 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 13 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 14 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 15 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 16 वर्षों के लिए सदन की समिति का चेयरमैन होता है। 17
संपूर्ण सदन की समिति के द्वारा मुख्यतः वित्त विधेयक पर विचार किया जाता है। वित्त विधेयक के प्राय दो भाग होते हैं, आय से संबंधित भाग और व्यय से संबंधित भाग। समिति जब आय से संबंधित भाग पर विचार करती है तब उसे साधन समिति कहा जाता है, और जब वह व्यय से संबंधित भाग पर विचार करती है तब उसे पूर्ति समिति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक समझे जाने पर विधेयक भी सदन के द्वारा प्रस्ताव पास कर संपूर्ण सदन की समिति के सम्मुख रखे जा सकते हैं। ये समिति जब किसी विषय पर पूर्ण रूप से विचार कर चुकती है तब ये प्रस्ताव रखा जाता है कि समिति उठे और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसके पश्चात स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और समिति का चेयरमैन सदन के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दूसरी, स्थायी समितियां। लोक सदन में 5 स्थायी समितियां हैं और लोक सभा में केवल 1। लोक सदन की इन स्थायी समितियों के नाम अमेरिकन प्रतिनिधि सभा की समितियों के समान विषयवार नहीं है। 4 समितियों के नाम A, B, C, D हैं और 5वीं समिति है स्कॉटिश स्थायी समिति। अधिकांश विधेयक द्वितीय वाचन के बाद स्थायी समिति के पास भेजे जाते हैं। प्रत्येक समिति में लगभग 20 स्थायी सदस्य होते हैं और प्रत्येक विधेयक पर विचार करने के लिए लगभग 20-25 सदस्यों को समिति में सम्मिलित कर लिया जाता है। समिति के सदस्य सदन में विभिन्न दलों के अनुपात के अनुसार रहते हैं। यद्यपि सदस्यों के चुनाव में उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि, योग्यता और भौगोलिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाता है। सदस्यों का नाम चयन समिति द्वारा किया जाता है। चयन समिति सदन द्वारा चुने गए सदस्यों की एक समिति होती है जिसमें 11 सदस्य होते हैं। स्थायी समिति के सभापति को लगभग 1 दर्जन सदस्यों की सूची या पैनल, जिसे अध्यक्ष नियुक्त करता है, से लिया जाता है। सभापति की नियुक्ति एवं विधेयक पर विचार करने के लिए होता है और कार्य समाप्ति पर वह हट जाता है। स्कॉटलैंड की स्थायी समिति में स्कॉटलैंड के चुनाव क्षेत्र द्वारा नामजद किए गए 30 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त 20 अन्य सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं। ये समिति स्कॉटलैंड से संबंधित विधेयों पर विचार करती है। इंग्लैंड के अंतर्गत वर्तमान समय में स्थायी समिति में सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि 50 सदस्यों की इस समिति में किन्हीं भी विषयों पर आवश्यक गंभीरता के साथ विचार करना संभव नहीं होता, अतः समिति के सदस्यों की संख्या कम की जानी चाहिए। व्यवस्थापन कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ये भी सोचा जा रहा है कि वर्तमान समय की 5 स्थायी समितियों के स्थान पर 10 स्थायी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। एक सुझाव ये भी दिया जा रहा है कि इंग्लैंड में भी स्थायी समिति का गठन अमेरिका के समान विषयवार किया जाना चाहिए, जिससे विशेषज्ञों को इस समिति में स्थान दिया जा सके। प्रवर समिति। ये समिति ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई जाती है जिनका विषय एकदम नया हो, जिन पर विचार करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता हो या जिनके द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन, लगभग आमूल परिवर्तन किए जाने हो। प्रत्येक प्रवर समिति के 5 सदस्य होते हैं और ये उन विषयों के विशेषज्ञ होते हैं जिनसे संबंधित विधेयक समिति को सौंपे जाते हैं। प्रवर समिति व्यक्तियों को गवाह के लिए बुला सकती है और आवश्यक पत्रों और रिकॉर्ड को भी मांग सकती है। सौंपे गए विषय की छानबीन और परीक्षा करने वह अपनी रिपोर्ट सदन को देती है, जो इसकी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। व्यवहार में सदन प्रवर समिति की रिपोर्ट को बहुत अधिक महत्व देता है। प्रवर समिति स्थायी समिति की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होती है क्योंकि इसके सदस्य अधिक प्रभावशाली और विशेषज्ञ होते हैं
और दलीय सचेतक को उनके कार्यों में हस्तक्षेप का अवसर कम ही मिलता है। चौथा, सत्रीय समिति। कुछ प्रवर समितियां प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में संपूर्ण सत्र के लिए बुलाई जाती है और उन्हें विशिष्ट विषय सौंपे जाते हैं। इन्हें ही सत्रीय समिति कहा जाता है। इनकी संख्या 8 से 10 तक होती है। इसमें कुछ उल्लेखनीय सत्रीय समिति हैं: चयन समिति, विशेषकर समिति, अनुमान समिति, स्थायी आदेश समिति, सार्वजनिक लेखा समिति व परिनियम व्यवस्थापन समिति। इन समितियों में सबसे प्रमुख चयन समिति होती है, जिसमें 11 सदस्य होते हैं। चयन समिति में भी सभी दलों का प्रतिनिधित्व रहता है। चयन समिति की स्थायी समिति, प्रवर समिति व अनुमान समिति के लिए सदस्य नामजद रहते हैं। निजी विधेयक समितियां। निजी विधेयक समितियां केवल निजी विधेयक पर ही विचार करने का कार्य करती है। लोक सदन में निजी विधेयक समिति के सदस्यों की संख्या 4 और लोकसभा में 5 होती है। इसके सदस्य चयन समिति द्वारा उसी सूची में से लिए जाते हैं जिसे दलों के सचेतक तैयार करते हैं। समिति का चेयरमैन समिति के सदस्यों में से ही चयन समिति द्वारा नामजद किया जाता है। समिति एक अर्धन्यायिक संस्था की भांति कार्य करती है, जिसके सदस्यों को ये घोषणा करनी होती है कि उनका किसी विधेयक में निजी स्वार्थ नहीं। समिति निजी विधेयक से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और हितों को सुनती है और वकील भी समिति के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपनी युक्तियां दे सकते हैं। समिति सभी बातों पर विचार करके पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपना प्रतिवेदन तैयार करती है। यद्यपि सदन समिति का प्रतिवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, किंतु व्यवहार में सदन के द्वारा इसके प्रतिवेदन को प्राय स्वीकार कर लिया जाता है। संयुक्त समितियां। उपयुक्त समितियों के अतिरिक्त कभी कभी किसी विशेष प्रश्न पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त कर दी जाती है। इसका सभापति साधारणतः कोई पीयर्स होता है और उसकी रिपोर्ट दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। उदाहरणतः 1933 में भारतीय शासन अधिनियम में सुधार के लिए संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की गई थी। इस प्रकार समितियां ग्रेट ब्रिटेन में बहुत ही कम बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।